देवर की बीवी ने पहली रात उससे फरमाइश की। देवर भोला था, समझ न पाया और मुझसे मशवरा करने चला आया। मैं शादीशुदा थी, सब कुछ जानती थी। देवर गोलमोल लफ्जों में पूछने लगा, भाभी खुलकर बताएं। मैं देवर को अपने कमरे में ले गई और उसे खुलकर सब समझाने लगी, लेकिन उस रात मेरे ही होश उड़ गए। एक दिन मैं और मेरा देवर कमरे में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। ऊपर से मेरा शौहर आ गया। उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा मगर अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ दे मारा। मेरा देवर और मैं हक्का बक्का रह गए। मगर शौहर कहने लगा, तुझे बहुत शादी का शौक चढ़ा है, कॉलेज क्या पहुंचा है, तुझे मस्तियां सूझ रही हैं, कराता हूँ तेरी शादी, ये भी सवाद चख ले। ये कहकर मेरे शौहर ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं जल्दी से किचन में गई और चाय और गर्मा गर्म पराठा रोल बना कर ले आई। शौहर ने चिकन पराठा रोल देखा तो साथ ही उसका रवैया थोड़ा सा बदल गया। बोला, वाह, आज तो मेरी पसंद की चीज बना लाई हो। शौहर के सामने ट्रे रखते ही मैंने उनसे कहा, ऐसा भी क्या कर रहा था सुमेर, जो आपने उसे मेरे सामने ही थप्पड़ दे मारा। मैं जब इस घर में आई थी तब सुमेर इतना सा बच्चा था, फौरन मेरी गोद में बैठ गया। आज जवान हो गया है, कॉलेज जाता है तो क्या हुआ, भाभी से हंसी मजाक भी नहीं कर सकता। मैंने नाराजगी से शौहर को देखा। वो चुप रहा तो मैंने मजीद बात आगे बढ़ाई। आपसे छोटा है तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे किसी के भी सामने डांट देंगे, थप्पड़ दे मारेंगे। 3-4 साल बाद उसकी शादी हो गई तो आप ऐसे ही उसे उसकी बीवी के सामने थप्पड़ दे मारेंगे। मैंने शौहर को प्यार से समझाया मगर वो तो कुछ और ही सोचे बैठा था। कहने लगा, फिक्र न करो, 3-4 साल बाद नहीं बल्कि इसी हफ्ते करवाते हैं सुमेर की शादी। ये भी ठंडा हो जाएगा और तुम भी। मैं कल ही रिश्ते करवाने वाली खाला से बात करता हूँ, वो सुमेर के लिए लड़की तलाश करें। ये सुनकर मैं तो हैरान और परेशान रह गई। मेरे शौहर ने हम भाभी देवर के मजाक को इतना संजीदा ले लिया था। मैं तो समझी थी कि मेरे शौहर ने शादी की बात मजाक में कही है, मगर अब तो वो बहुत ही संजीदा लग रहा था। अरे अरे, आप तो हथेली पर सरसों जमाने लगे। अभी सुमेर पढ़ रहा है, उसे पढ़ाई मुकम्मल करने दे। मगर शौहर ने मुझे हाथ का इशारा करके आगे बोलने से ही मना कर दिया। मैंने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। मैं उसका भाई हूँ, उसका अच्छा बुरा बेहतर जानता हूँ। ये कहकर मेरा शौहर बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठकर जलने कुढ़ने लगी। मेरे शौहर ने हमेशा से अपनी ही मनमानी की थी। उसके दिल में जो आता था वो वही करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद ही रिश्ता कराने वाली खाला मेरे घर आई और मुझे लड़की की तस्वीर दिखाकर कहने लगी, तुम्हारे शौहर ने सुमेर के लिए ये लड़की पसंद की है, तुम भी देख लो, क्योंकि कल हम इसी के घर रिश्ता देखने जाएंगे। ये सुनकर तो मुझे आग लग गई। मैंने खाला से कहा, देखो खाला, अभी हमें सुमेर की शादी नहीं करनी, इसलिए तुम इस लड़की की तस्वीर अपने पास ही रखो। दरअसल मुझे ये सुनकर ही गुस्सा आ गया था कि मेरे शौहर ने अकेले अकेले लड़की भी तलाश कर ली और हम देवर भाभी से पूछा तक नहीं। शौहर को मैं कुछ नहीं कह सकती थी, मगर मैं अपना सारा गुस्सा उस खाला परवीन पर उतार तो सकती थी, जो अब तस्वीर दिखाकर चाय पानी के इंतजार में बैठी थी। मगर खाला परवीन ने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ था। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हारा शौहर चाहता है कि कल ही इसके भाई की शादी हो जाए, मगर तुम कहती हो कि अभी हमने इसकी शादी ही नहीं करनी। आखिर ये क्या चक्कर है? तुम दोनों मियाँ बीवी और देवर के दरमियान चल क्या रहा है? तुम्हारा शौहर अपने भाई की शादी करवाने के लिए बार बार कॉल कर रहा है और तुम उसकी शादी रुकवाने के लिए मुझ पर गुस्सा कर रही हो। खाला ने आंखें टेढ़ी करके असल मामला जानना चाहा तो मैं गड़बड़ा गई और मैंने उसे कहा कि मैं अपने शौहर से खुद बात कर लूंगी, हमें किसी लड़की के घर नहीं जाना, तुम यहाँ से चलती बनो। ये सुनकर खाला का मूड ऑफ हो गया और कहने लगी, मेरा नाम भी परवीन है, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, मेरे सामने तुम क्या चीज हो? देखना कल हम लड़की के घर जाएंगे और तुम भी हमारे साथ ही जाओगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई। मैंने उसे चिढ़ाया तो वो मुझे कोसती घर से बाहर निकल गई। शाम को शौहर घर आए तो मैं फौरन उनके पास गई और कहा, आपको बड़ी जल्दी है शादी की, अकेले अकेले लड़की देख ली, मगर मैं बता रही हूँ मैं सुमेर की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर मेरे शौहर ने एक नजर मुझे देखा और फिर अपने भाई को आवाज दी, सुमेर इधर आना। मेरा देवर उस वक्त कॉलेज से आ चुका था, इसीलिए वो भाई की आवाज सुनकर हमारे कमरे में आ गया और कहने लगा, जी भाई। ये सुनकर मेरे शौहर ने उसे कहा, कल हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तुम्हें इस शादी पर कोई एतराज है? ये सुनकर मुझे लगा कि देवर कहेगा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर मैं जॉब तलाश करूंगा, तब जाकर शादी करूंगा। मगर देवर ने तो फौरन ही सर झुका लिया और कहने लगा, नहीं भाई, मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं है, आप और भाभी मेरे लिए जो भी लड़की तलाश करेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। यह सुनकर मेरे शौहर ने मेरी तरफ जिताने के अंदाज में देखा और कहने लगा, अब तुमने अपने कानों से सुन लिया है,
इसे शादी पर कोई एतराज नहीं है, इसीलिए कल तुम भी टाइम पर तैयार हो जाना। ये कहकर वो बाहर चले गए, जबकि मैं देवर को घूरने लगी। जिसे मैं छोटा और बच्चा समझ रही थी वो शादी के लिए मरा जा रहा था। मेरे देवर और शौहर ने रिश्ते कराने वाली खाला के सामने नाक कटा दी थी, इसीलिए मैं लड़की देखने गई, मगर मुंह से कुछ न बोली। मेरे शौहर ने खुद ही लड़की पसंद की और 1 हफ्ते के बाद शादी की तारीख भी रख दी। उसकी जेब में पैसा था, इसीलिए उसने 1 हफ्ते के अंदर सारे इंतजामात कर लिए और यूं वो लड़की मेरे देवर की जिंदगी में आ गई। मुझे उस लड़की पर कोई एतराज नहीं था, बल्कि मुझे देवर की जल्दी शादी पर एतराज था, क्योंकि शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैं पूरी शादी में बुझी बुझी सी रही, मगर मेरा देवर बड़ा खुश नजर आ रहा था। शादी की पहली रात में उसके कमरे में दूध रखने के लिए गई तो मैंने देखा कि उन दोनों के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। सामने ही मेरा देवर और उसकी दुल्हन बैठे थे। मैं उन दोनों को चुपके से देखने लगी। उसकी दुल्हन बेहद खूबसूरत थी, हूबहू किसी शहजादी जैसी, नाजुक और मनमोहनी सी। उसे देखकर तो मेरे देवर का दिल मसरूर सा हो गया था, लेकिन मैं यहाँ से भी देख सकती थी कि देवर की बीवी बेहद नर्वस थी। शायद शादी के इन खूबसूरत लम्हात को लेकर वो घबरा रही थी, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दूर से ही पता चल रहा था कि वो दोनों काफी नर्वस थे। तभी मैंने देखा कि मेरे देवर ने अपनी बीवी को सलाम किया, लेकिन उसकी बीवी ने पहले तो उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, मगर जब मेरे देवर ने उसकी तरफ देखा तो उसकी बीवी ने सर हिलाकर नहायत धीमी आवाज में सलाम का जवाब दिया। मेरा देवर ये देखकर खुश हो गया और इसी खुशी में उसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर देवर ने अपनी बीवी के लिए उसकी मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और बीवी को पहनाने के लिए उसका हाथ थामा। तो ये देखकर वो शशतर रह गया, क्योंकि उसका हाथ बर्फ की मानंद सर्द था। वो हद दर्जा घबराई हुई थी और देवर उसकी इस तरह की घबराहट से कुछ समझ नहीं पाया था। देवर को नहीं पता था कि पहली बार उसकी बीवी उससे इतनी क्यों घबरा रही थी। मैंने दूध का ग्लास वापस ले जाना चाहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे यहाँ कोई देखकर गलत मतलब ले, कोई ये ना कह दे कि मैं इन दोनों मियाँ बीवी की चुप चुप कर देख रही हूँ। मगर इससे पहले कि मैं अपने कमरे में जाती, मेरे देवर की बीवी ने उससे अजीब सी फरमाइश कर दी। वो फरमाइश इतनी अजीब थी कि मेरा देवर हैरानगी से उसकी शक्ल देखता रह गया। ये कैसी फरमाइश थी जो वो अपने शौहर से शादी की पहली रात कर रही थी? लेकिन चूंकि मेरे देवर ने खुद उससे उसकी ख्वाहिश पूछी थी, तो इसीलिए अब वो उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए परेशान सा हो गया कि अपनी बीवी की फरमाइश तो पूछ ली थी, मगर अब उसके जवाब में क्या कहे। देवर सोच में पड़ गया कि अब बीवी को जवाब क्या दूं। देवर के साथ साथ मैं भी उसकी बीवी की अनोखी सी फरमाइश सुनकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये फरमाइश आज तक किसी लड़की ने अपने शौहर से नहीं की थी। यही वजह थी कि बीवी की बात सुनकर मेरा देवर भी हैरान और परेशान सा हो गया। मेरे देवर को उसकी बीवी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब उसने अपनी बीवी का घूंघट हटाया, तो वो उसे देखता ही रह गया था। शायद उसकी बीवी उसकी सोच से भी ज्यादा हसीन थी। शादी की रात जब मेरे देवर ने उसे अंगूठी पहनाई तो उसकी बीवी कहने लगी कि अगर मैं आपसे कोई फरमाइश करूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मेरे देवर पर बीवी के हुस्न का जादू चल चुका था, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए मुझे पता चल चुका था कि वो कभी इनकार नहीं करेगा। उसी लम्हे अगर देवर की बीवी उसकी जान भी मांग लेती तो उसमें वो इनकार की जुर्रत नहीं थी। बीवी की बात सुनकर मेरे देवर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरा देवर बीवी के हुस्न का असीर हो गया था। इसीलिए बीवी की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, मुझे तो खुशी होगी अगर तुम मुझसे कोई फरमाइश करो। ये सुनकर उसकी बीवी एक अदा से मुस्कुराने लगी। उस लम्हे मुझे देवर की बीवी बहुत मासूम सी लगी, मगर जो बात उसने मेरे देवर से कही उसे सुनकर तो हम दोनों भाभी देवर के होश ही उड़ गए। उस लम्हे वो लड़की मुझे बहुत चालाक और शातिर लगी। कुछ पल तो देवर बीवी की बात सुनकर उसको हैरत से देखता रहा और फिर मेरे देवर के होश ही उड़ गए थे। मेरे देवर की बीवी कहने लगी, मुझ पर आसेब का साया है, इसीलिए आपको 7 रातें कमरे से बाहर सोना पड़ेगा। 7 दिन आपको मुझे दूर रहना होगा, क्योंकि मुझ पर सख्त पहरा है। मेरे पास आने से आपकी मौत हो सकती है। ये कहकर वो मेरे देवर की तरफ मासूम नजरों से देखने लगी और पूछा, अब बताएं, क्या आप मेरी ये फरमाइश पूरी करेंगे? क्या आप मेरी खातिर 7 रातें कमरे से बाहर गुजारेंगे? ये सुनकर मेरा देवर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। ये एक मुश्किल फैसला था। भला कौन दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन से इतने दिन दूर रहेगा? मुझे लग रहा था कि मेरा देवर अपनी बीवी की इस फरमाइश को टाल देगा, पूरी नहीं करेगा। इसलिए मैं अपने देवर का जवाब सुनने के लिए रुक गई। मैं उसका जवाब सुनने के लिए बेताब थी। मैं जानती थी कि मेरा देवर मेरी तरह ही सोचेगा और अभी वो
मौला जट बन कर उठेगा और अपने सारे अरमान अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पूरे करने लगेगा। मैं भी खिड़की से कान लगा कर जवाब का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दरवाजा अब बंद था। मगर अपने देवर का जवाब सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरा देवर कहने लगा, तुमने पहली बार मुझसे कोई फरमाइश की है, इसीलिए मैं तुम्हारी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। ये कहकर मेरा देवर अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मेरा शौहर सो चुका था, इसीलिए मैं भी आहिस्ता से बिस्तर पर लेटी और आंखें बंद कर ली, मगर नींद आंखों से दूर थी। मुझे देवर पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसकी बीवी उसे बेवकूफ़ बना रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। रात का वक्त था, वरना मैं अपने देवर के कान पकड़कर कहती कि इस खूबसूरत लड़की का एतबार मत करना, इसके साथ ही रहो, कमरे से बाहर मत जाओ। मगर इतना कुछ मैं नहीं कह सकती थी, लेकिन मैं मुसलसल सोच रही थी कि ये क्या चक्कर है। जो बात मेरे देवर की बीवी पहली रात उसको कह रही थी, अगर वो सच था तो शादी से पहले हम सबको इस बात से आगाह क्यों नहीं किया गया। ये तो सरासर मेरे देवर के साथ धोखा था। देवर ने शादी अपनी बीवी से दूर रहने के लिए नहीं की थी, बल्कि उसके पास रहने के लिए की थी। मगर ये बात देवर अपनी बीवी से न कह सका, क्योंकि एक तो वो छोटी उम्र का था और दूसरी वजह उसकी नर्म मिजाजी थी। मुझे रह रहकर उसके ससुराल वालों पर गुस्सा आ रहा था। वो जानते थे कि उनकी बेटी पर किसी आसेब का साया था और वो उसके शौहर को उसके करीब नहीं आने देंगे, तो उन्होंने उसकी शादी ही क्यों की थी। अजीब लोग थे। मैं सारी रात यही सोचती रही। मेरे देवर बेचारे ने आज की रात के हवाले से जितने भी ख्वाब देखे थे वो सब उसकी बीवी की फरमाइश की नजर हो चुके थे। सुबह मैं जागी, देवर और उसकी बीवी के लिए नाश्ता बनाया। मैं अंदर गई तो वो भी जाग चुकी थी और तैयार होकर एक खूबसूरत सा लिबास पहने सज धज के साथ उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैंने देवर का पूछा तो मुस्कुरा कर कहने लगी, वो तो नहा रहे हैं। मगर जब मेरा देवर बाथरूम से निकला तो उसने सिर्फ मुंह धोया था और उसका चेहरा भी बुझा हुआ था। मुझे उसकी बीवी की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया। मैं अब परेशान थी कि किस शातिर लड़की को मैं अपने घर में लेकर आ गई हूँ, मगर इसमें मेरा तो कोई कसूर ना था। ये सब मेरे शौहर का किया धरा था। मगर देवर और मेरे शौहर बाहर चले गए और मैं किसी से बात न कर पाई। फिर अगले दिन ऐसा हुआ, देवर घर आता था तो उसकी बीवी उसके लिए सच संवर कर बैठ जाती थी, उसे खाना गर्म करके देती थी, उसका ख्याल रखती थी, मगर रात होते ही उसे अपने कमरे से निकाल देती थी। एक दिन मैंने सुना कि देवर की बीवी उसे कह रही थी कि आप बहुत अच्छे हैं सुमैर, जो मेरी बात मान गए। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा, कोई बात नहीं, बस 7 दिन ही की तो बात है। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, ये बात आपने किसी से नहीं कहनी, अपनी भाभी और मेरे घर वालों से भी इस बात का जिक्र नहीं करना, ये राज हमारे दरमियान रहेगा। दरअसल मुझ पर एक जिन आशिक है और उसका रूहानी इलाज चल रहा है। अगर उसके इलाज के दौरान मैं आपके करीब हुई तो वो गैर मरई चीज़ें आपको मार डालेंगी। उसका इलाज मैं जिस आमिल से करवा रही हूँ उसने कहा है कि वो जिन 7 दिन बाद मेरा पीछा छोड़ देगा, तभी आप मेरे पास आ सकते हैं। ये सुनकर देवर ने सब्र कर लिया, मगर मैं जानती थी कि इसकी नई नई शादी हुई थी और वो रोज़ अपनी बीवी को नए लिबास में देखता था। इसीलिए जब वो उसे देखता था तो उसे अपने जज्बात को काबू में रखना मुश्किल सा होने लगता था। इसीलिए तो वो उससे दूर रहने लगा। मगर मैंने एक रोज़ देखा कि मेरा शौहर और देवर की बीवी एक साथ बैठे थे। देवर की बीवी न जाने किस बात पर मुस्कुरा रही थी। मैं वहां गई तो मेरा शौहर जल्दी से उठकर चला गया, जबकि देवर की बीवी मुझसे नजरें चुराने लगी। न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। जिस तरह मेरे शौहर ने देवर की इतनी जल्दी शादी की थी और लड़की भी खुद ही उसके लिए तलाश कर ली थी, ये बात मुझे तजस्सुस में डाल रही थी। ऊपर से देवर की बीवी ने आसेब का तमाशा लगा रखा था। आसेब का बहाना करके शौहर को पास नहीं आने दे रही थी, मगर मैं देख रही थी कि वो मेरे शौहर के साथ खूब हंसी मजाक करती थी। मैं जब भी शौहर से बात करती थी वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखता था, मगर भाभी के साथ बड़ी बेतकल्लुफी से बात करता था, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। इस बात ने मुझे शक में डाल दिया था। एक दिन मैंने देवर से बात की तो वो कहने लगा, आप यूं ही उन दोनों पर शक कर रही हैं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और वो भी सिर्फ मेरी है। मैं जानती थी इस पर बीवी की खूबसूरती का जादू चल चुका है, मगर मुझे ये सब दिखाई दे रहा था। दरअसल मुझे इस बात पर एतराज नहीं था कि वो दोनों क्यों इतनी देर तक बातें करते थे, लेकिन मेरे आते ही मेरे शौहर का उठकर चले जाना और देवर की बीवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट का रहना मेरी समझ से बाहर था। लेकिन एक दिन जो मैंने देखा उसे देखकर मैं चकरा कर रह गई। मैं बाथरूम में थी, बाहर आई तो लाउंज बिल्कुल खाली था। मुझे देवर की बीवी और अपने शौहर की बातों की आवाज़ उस कमरे से आ रही थी। मुझे देखकर हैरत का झटका लगा। भला इस वक्त मेरा शौहर अपनी भाभी के साथ इस कमरे में क्या कर रहा था। मैंने जैसे ही दरवाजे के पास जाते उनकी बातें सुनने की कोशिश की। कमरे का दरवाज़ा
کھلا گیا۔ میرا شوہر کمرے سے باہر آ گیا، مگر مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں شوہر سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، اسی لیے دیور کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اندر کمرے میں دیکھا تو میرے دیور کی بیوی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور یہ میرا شوہر تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی کچھ نہیں بھابھی، ہم تو یوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ ضرور ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا تھا۔ میرا دیور تو کم عمر اور بیوقوف تھا، مگر میں ایسی نہیں تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات دیور کی بیوی کے کمرے میں آدھی رات کے وقت جھانکوں اور سچ جاننے کی کوشش کروں گی۔ یہ بات میں نے اپنے دیور سے بھی نہیں کہی کیونکہ مجھے اس پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ یہ بات اپنی بیوی کو بتا سکتا تھا۔ میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اسی لیے رات ہونے پر بھی میں جاگتی ہی رہی، اور آدھی رات کے وقت جب میں نے دیور کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر بیڈ پر اس لڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا شوہر گھبرا کر اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی اس نے بیڈ سے چھلانگ لگا کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے پیار سے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ دیکھو میری بات دھیان سے سنو، جیسا تم سمجھ رہی ہو نا ویسا کچھ نہیں ہے۔ یہ لڑکی آج سے 2 ماہ پہلے میرے دفتر میں نوکری کے لیے آئی تھی۔ تب میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے دن رات لگن سے کام کیا تو میری توجہ خود بخود اس کی طرف ہونے لگی۔ ایک روز میں نے اس سے پاس بٹھا کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون ہے اور آج سے پہلے کدھر تھی، تو اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور یہ اپنی پھپھی کے گھر میں رہتی تھی۔ پھپھی سارا دن اس سے گھر کے کام کرواتی اور چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر ہاتھ بھی اٹھاتی تھی۔ اسی دوران اس کی دوستی گلی کے ایک لڑکے سے ہو گئی۔ یہ اپنی پھپھی کے ہاتھوں بہت تنگ آئی ہوئی تھی۔ اس نے اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دونوں بھاگ کر سندھ چلے گئے، لیکن شاید قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے 2 بھائی بھی تھے جو پھپھی کے گھر پر ہی رہتے تھے۔ اب پھپھی دن رات اس کو تانے دیتی کہ دیکھا تیری بہن گھر سے بھاگ گئی، تم کیسے بے غیرت بھائی ہو۔ ان دونوں نے طیش میں آ کر اس کا سراغ لگا لیا اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ یہ اپنی جان بچا کر کسی طرح کراچی سے پنجاب آ گئی۔ لڑکے کے گھر والوں نے اس کے دونوں بھائیوں پر FIR کروا دی اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ اس کا نہ کوئی آگے اور نہ کوئی پیچھے۔ میں نے جب اس کی کہانی سنی تو بہت دکھ ہوا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کروا دوں گا، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی کو تو لوگ ویسے ہی نوچ کھائیں گے۔ یہ تو پہلی ہی مظلوم ہے اور ہمارے لوگ مظلوم پر اور ظلم کرنا خوب جانتے ہیں، کیونکہ مظلوم پر ہی ان کا بس چلتا ہے، ورنہ اگر اس کے پیچھے بھی کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہوتا تو کسی کی کیا ہی مجال تھی کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ شوہر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر سے بولا، دیکھو اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اس نے باقاعدہ نکاح کیا تھا اس لڑکے کے ساتھ۔ یہ انتہائی شریف ماں باپ کی بیٹی ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ پھپھی کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ کاش اگر اس کے بھائی اس وقت ہوش سے کام لیتے تو آج یہ اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ دیور بھی ہمارا شور سن کر کمرے میں آ گیا اور پاس بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا۔ دیور بولا، بھائی پھر اس نے آصف والا سب ڈرامہ کیوں رچایا؟ شوہر بولا، تمہارا سوال بھی جائز ہے۔ دراصل یہ میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ یہ سب کرے، کیونکہ یہ امید سے تھی اور تب تک تمہارا اس سے دور رہنا ضروری تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار بچہ دنیا میں آ جائے، پھر تم جیسے چاہو اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ دیور نے ایک لمبی سانس بھری اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آج پہلی بار شوہر نے اپنا فیصلہ مسلط نہیں کیا تھا۔ میرا شوہر اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو اگر تم اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں بھی گزارنا چاہتے تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ دیور نے سر اٹھایا اور بولا، بھائی آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ رہا سوال اس کو قبول کرنے کا تو میں تو پہلے دن سے ہی اسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شوہر نے ایک لمبا سکون کا سانس لیا۔ میں بھی شرمندہ ہو گئی تھی، خواہ اپنے شوہر پر شک کرنے لگی تھی۔ تھوڑے دن گزرے تو دیور کی بیوی نے ایک جان سے بیٹے کو جنم دیا، جس کو دیور نے دل سے قبول کر لیا کیونکہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ وقت نے پھر ثابت کر دیا کہ میرے شوہر کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ دیور کی بیوی نے سچ میں اس گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ سچ ہے، نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔